Assalamualaikum second year biology students. I hope you're doing great. Welcome to lecture number 7 of chapter 15, in which we're going to be continuing on with the topic which is excretion in vertebrates, and today we'll be talking about nephron and its structure. So students, in our previous lecture we got to learn all about human excretory system and its different parts, और हमने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया था कि जो मेन ऑर्गन एक्सक्रीशन का काम करता है इट्स किडनी and it has the basic functional unit which is nephron. So today we're going to be talking about nephrons, their structure and their function. लेकिन नेफ्रॉन के बारे में बात करने से पहले हम एक बार किडनी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. In this picture you can see the structure of a kidney. Like we said in the previous lecture, it's a bean shaped organ which is richly supplied with blood capillaries. These capillaries enter through renal artery and leave the kidney through renal vein. इसके अलावा जो किडनी के दो मेन पार्ट्स होते हैं, इसका जो ये आउटर रीजन है जहाँ पे पिरामिड्स नहीं प्रेजेंट उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स. दिस रीजन इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स. और जो इनर रीजन है जहाँ पे ये पिरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मेड्यूला. दिस इंटायर रीजन इज़ कॉल्ड मेड्यूला. इस मेड्यूला के अंदर रीनल पिरामिड्स हैं जो कि ये आपको कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. इनका क्या काम है और यहाँ पे नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं उसको हम देख लेते हैं. इफ़ वी जूम इन ऑन जस्ट दिस पार्ट ऑफ किडनी तो आपको यहाँ पे नेफ्रॉन्स नज़र आएंगे. वो कैसे होंगे, लेट्स सी. इन दिस स्मॉल एनिमेशन यू कैन सी अ सिंगल रीनल पिरामिड जूम्ड इन, जो कि यहाँ पर है, और इसके जो सराउंडिंग वाला सारा रीजन है, ऊपर वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन. You can also locate some venules and arterioles as well. और यहाँ पे जो आपको ये एक ट्यूबुलर क्लस्टर नज़र आ रहा है टॉप में कॉर्टेक्स की रीजन में ब्राउन कलर में, और उसकी एक ट्यूब एक्सटेंड हो रही है नीचे पिरामिड के अंदर. दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. So you can notice that the nephron has half of its part in the cortex region और आधा जो उसका पार्ट है वो मेड्यूलरी रीजन या फिर वो रीजन जहाँ पे पिरामिड्स होते हैं उनके अंदर एक्सटेंड आउट हुआ है. इस तरह के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी. और ऐसे कोई नेफ्रॉन्स जो कि जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट हों, जिनकी प्रेजेंस कॉर्टेक्स में नज़र आए, उनको हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. सो ये दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स हैं जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनमें से जो ये जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं ये स्पेसिफिक एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो होता है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने का. सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन इन ह्यूमंस. तो किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है. अब हम एक सिंगल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लेते हैं कि उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इज़ अ ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक्चुअली एक टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है. आर्टरीज का एक बंडल होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, और इस बंडल के इर्द गिर्द एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो उसको इन्वेलप करके रखा हुआ होता है, जिसके अंदर ये बंडल प्रेजेंट होता है. उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बाउमन्स कैप्सूल का. सो अगर इस रीजन को, जिसमें आपको ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल नज़र आ रहे हैं, इनको हम अगर विजुलाइज करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, विच वी जस्ट सेड इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, और इसके अंदर एक टफ्ट होगा ब्लड आर्टरीज का, जो कि इधर से एंटर भी हो रही होंगी और एग्जिट भी हो रही होगी. जो इसके अंदर एंटर हो रही होती है आर्टरी, जहाँ से ये आर्टरी इस ग्लोमेरुलस के अंदर पहुँच रही होती है, उसको हम नाम देते हैं एफेरेंट आर्टरी का. एफेरेंट आर्ट्रियोल का नाम इसको दिया जाता है.
और वो आर्ट्रियोल जो यहाँ से एग्जिट हो रहा होता है, यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, दैट्स मूविंग आउट फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस, उसको नाम दिया जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल। सो ग्लोमेरुलस के बारे में हमें पता चल गया, और एफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स कौन सी होती हैं उसका भी हमें पता चल गया। ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, इन्हीं ने ही आगे जाके एक पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाना होता है अराउंड लूप ऑफ हेनले, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिस रीजन राइट है। और ये जो नेटवर्क इन एफेरेंट आर्ट्रियोल्स से बनता है, उसको हम नाम देते हैं वेजा रेक्टा का। सो दिस रीजन राइट हेयर, जिसमें आपको एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वेजा रेक्टा। तो ये तो था ब्लड कैपिलरीज और ब्लड आर्ट्रियोल्स का मेन नेटवर्क जो कि नेफ्रॉन के अंदर नज़र आता है। अब हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन की ख़ुद की जो डिफरेंट ट्यूब्यूल्स हैं और जो उनकी एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। So we just said that glomerulus is enveloped by a cup-shaped structure which is called Bowman's capsule. इस Bowman's capsule ही की एक्सटेंशन से आगे जाके एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है जो कि नीचे जाके एक्सटेंड भी हो रहा है। सो जो कप शेप स्ट्रक्चर हमने अभी कहा कि इस तरह का होगा, एक्चुअली इसके अंदर से ही एक ट्यूब एक्सटेंड आउट हो रही है लाइक दिस, और इस ट्यूब से आगे जाके काफ़ी सारे लूप्स एंड टर्न्स बनते हैं, और इनको हम नाम देते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के करीब है तो इनको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स का। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है क्योंकि इनके काफ़ी ट्विस्ट्स और टर्न्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का, जो कि आपको अपनी डायग्राम में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं राइट है। और यही प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो नीचे जाके एक्सटेंड आउट होके लूप ऑफ हेनले बनाती हैं, विच यू कैन सी राइट हेयर। लूप ऑफ हेनले जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब वो होता है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला लिम्ब है दिस इज़ डिसेंडिंग लिम्ब, और जिसमें स्टफ़ जो है, मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो इसका मतलब है दिस लिम्ब, दिस रीजन राइट हेयर इज़ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और यही असेंडिंग लिम्ब जो है यू कैन सी ऊपर जाके इस रीजन में उसमें काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स वंस अगेन बन रहे हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में थे, लेकिन क्योंकि अब ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से दूर है तो इस रीजन को हम कह देते हैं दिस इज़ डिस्टल ट्यूब्यूल, विच यू कैन सी राइट हेयर। ये डिस्टल ट्यूब्यूल जो हैं एक्सटेंड होके आगे पहुंचती हैं एक लॉन्ग डक्ट में राइट हेयर। इस लॉन्ग डक्ट के अंदर जितना भी मटेरियल जो कि बाउमन्स कैप्सूल से एंटर हुआ था वो एट द एंड इस लॉन्ग ट्यूब्यूल में एंटर होगा, इस डक्ट में एंटर होगा, जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होगा यहाँ पर बेसिकली जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा होगा, यानी कि किडनी का लास्ट प्रोडक्ट यूरिन जो होगा वो इन कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होगा और फिर यहाँ से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करें तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज़ फिल्ट्रेशन, और नाम से पता चल रहा है इस स्टेप में क्या हो रहा होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि बाउमन्स कैप्सूल है विच इज़ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसके सेंटर में ग्लोमेरुलस है जो कि एक ब्लड आर्ट्रियोल्स का एक नेटवर्क है। सो व्हाट हैपन्स इज दिस ग्लोमेरुलस हैज़ पोरस वॉल्स। पोरस वॉल्स का मतलब ये हुआ कि वो परमिएबल होती हैं और मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करती हैं। When the blood reaches this glomerulus, what happens is this region is pressurized. ये जो रीजन है यहाँ पे ब्लड की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ब्लड की अराइवल की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो पुश आउट हो जाते हैं इस ग्लोमेरुलस से, और वो ग्लोमेरुलस से निकल के कहाँ पे पहुँच जाते हैं,
बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर. So different materials that are filtered from the blood into the Bowman's capsule are called glomerular filtrate. Glomerular filtrate ये वो मटेरियल है जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्टर होके बाउमेन्स कैप्सूल के पास पहुंच गया है बिकॉज ऑफ द पोरस वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस एज वेल एज फिल्ट्रेट प्रेशर जो कि ब्लड ने क्रिएट किया था. अब ये जो एब्जॉर्ब हो गया बाउमेन कैप्सूल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर अभी भी कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं सच एज सम शुगर्स and some amino acids as well as some salts. इस फिल्ट्रेट के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ही ये फिल्ट्रेट आगे मूव करके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पर जाके इस यूज़फुल, इनमें से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है. सो द सेकेंड फंक्शन दैट नेफ्रॉन इज़ परफॉर्मिंग is of reabsorption. जो यूज़फुल सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में थे वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे. उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन नेफ्रॉन का हमें मिलता है दैट इज़ सिक्रीशन. और सिक्रीशन किस चीज़ की है? बेसिकली जो सिक्रीशन हमें देखने में मिलती है वो होती है हाइड्रोजन आयंस की इनटू दिस फिल्ट्रेट. और उसके पीछे रीज़न क्या होती है? टू मेंटेन द pH ऑफ फिल्ट्रेट, ताकि जो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और एट द एंड यूरिन प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता जाए और उसके अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रेजेंट हैं उनकी वजह से उसकी pH में कुछ चेंज ना ज़्यादा हो या pH ऑल्टर ना कर पाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए सिक्रीशन होती है H+ आयन की. इन सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जब यूज़फुल सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब हो जाते हैं, एट द एंड जो हमारे पास वेस्ट बचता है वो जस्ट नाइट्रोजनस मटेरियल का होता है जो कि हम यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं. अब हम देख लेते हैं कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नेफ्रॉन ने बनाए हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसे होती है. वो डाइल्यूट होते हैं या उनमें सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं. ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि पानी की अवेलेबिलिटी बॉडी में कितनी है. पानी की या तो शॉर्टेज हो सकती है या पानी का एक्सेस हो सकता है. तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर पानी की शॉर्टेज हो बॉडी के लिए तो वो उसको कैसे कोप करता है. पानी की कमी के केस में अंडरस्टूड बात बनती है कि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन के अंदर से मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब होना चाहिए. और वो रीअब्सॉर्ब होता है दो तरह के मैकेनिज़्म से. एक मैकेनिज़्म है काउंटर करंट मैकेनिज़्म एंड द सेकंड वन इज़ हार्मोनल मैकेनिज़्म. काउंटर करंट मैकेनिज़्म को अभी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ लेते हैं. हार्मोनल मैकेनिज़्म का मतलब होगा डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो इस काम को कंट्रोल करते हैं. सेकंड केस हमारे पास बनता है एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर. जबकि पानी बहुत ज़्यादा हो बॉडी में तो उसका मतलब ये हुआ कि कम से कम पानी की रीअब्सॉर्प्शन की ज़रूरत है. जितना ज़्यादा पानी एलिमिनेट हो सके उतना ज़्यादा बॉडी एलिमिनेट कर देती है. और इसके लिए क्या चीज़ काम करती है? द बॉडी इज़ गोइंग टू इनहिबिट द रिलीज़ ऑफ अ हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं ADH हार्मोन का. ये हार्मोन वो होता है जो कि यूरिन की प्रोडक्शन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. तो इसलिए इसको हम अगर हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगी तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो स्टॉप हो जाएगी और वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो हमें ये तो पता चल गया कि नेफ्रॉन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें कौन सी वेरिएशंस होती हैं और वो कैसे होती हैं. अब हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन की सराउंडिंग में जो स्पेस होती है किडनी के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कैसी होती है. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वी सेड दैट इट जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में उसका जो हाफ पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और जो बाकी का पार्ट होता है वो मेड्यूला में होता है. सो लेट्स से दैट इन दिस डायग्राम द अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ द कॉर्टिकल रीजन एंड द लोअर पार्ट इज़ मेड्यूलरी रीजन.
अब इनके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कुछ ऐसी होती हैं कि कॉर्टिकल रीजन में सॉल्ट्स हमेशा लेस क्वांटिटी में होते हैं, सॉल्ट्स की लो क्वांटिटी होती है, लो कंसंट्रेशन होती है, और जो मेड्यूलरी रीजन होता है वो कंसंट्रेटेड रीजन होता है, यानी कि वहाँ पे सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम नेफ्रॉन के मेड्यूलरी रीजन को जूम इन करके देख लें तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यह है लूप ऑफ हेनले, जिसमें कि इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज़ द असेंडिंग लिम्ब, यानी यहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट नीचे और यहाँ पर ऊपर है। डिसेंडिंग लिम्ब जो नेफ्रॉन का होता है दैट इज़ परमिएबल टू वाटर की मूवमेंट को अलाउ करता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है दैट इज़ परमिएबल टू सॉल्ट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स के जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करता है इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो होगा क्या, जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है जो कि इस डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर हुआ है, जब ये इसके अंदर से मूव करके पहुंचता है असेंडिंग लिम्ब के पास, और इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे और वाटर भी प्रेजेंट होगा, ये असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, जो इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट थे उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिकली सोडियम आयंस और इस तरह के डिफरेंट सॉल्ट्स के आयंस होते हैं। सो ये इनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। स्टेप 1 में क्या हुआ, सोडियम आयंस मूव होंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जब बाहर वाले रीजन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो अब जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा उसके अंदर से क्योंकि पानी निकल सकता है, तो वो डिसेंडिंग लिम्ब बाहर बैलेंस रखने के लिए वाटर को बाहर मूव करना शुरू कर देगा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो अब क्या मूव होने लग गया है, वाटर की बाहर मूवमेंट की वजह से जो अंदर फ्लूइड बचा उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब यही वाला फ्लूइड मूव करके वंस अगेन असेंडिंग लिम्ब के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा हो चुकी हुई होगी, तो ये असेंडिंग लिम्ब मज़ीद सॉल्ट्स को बाहर निकालना शुरू कर देगा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मज़ीद सॉल्ट्स जो हैं, मज़ीद सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टेप 3। स्टेप 2 वॉज जब पानी निकला था, और स्टेप 3 है जब मज़ीद सॉल्ट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या कि सोडियम आयंस की बाहर मूवमेंट ने ट्रिगर किया वाटर की मूवमेंट को, और वाटर की मूवमेंट ने इन टर्न इंक्रीज़ कर दिया सॉल्ट की मूवमेंट को, यानी कि जो सॉल्ट्स की मूवमेंट या सोडियम की मूवमेंट थी यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। इस वजह से ये जो पूरा मैकेनिज़्म है जिससे कि सराउंडिंग इंटरस्टिशियल स्पेस में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मेंटेन रखता है नेफ्रॉन, दिस इंटायर मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर mechanism. This is the mechanism that works behind keeping the salt concentration high in the medullary interstitial space. आगे अब हम देख लेते हैं कि ये जो मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड वाटर थी ये कंट्रोल कौन कौन से हार्मोन्स करते हैं। सो द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इज़ done with the help of a hormone called aldosterone, and it is secreted from adrenal gland, और adrenal gland का भी कौन सा रीजन, adrenal cortex जो उसका रीजन होता है वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है, and it is going to perform the function of active uptake of sodium. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम हार्मोन काम कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड ADH, जिसको अभी हमने ऊपर भी देख लिया। इट इज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, और इसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स में भी होती है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी होती है, और मैक्सिमम वाटर इसकी मदद से किडनीज रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं. So after learning about kidney and their structure and function,
हमें ये पता चल गया कि किडनीज़ जो हैं वो यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, कीपिंग इन माइंड the kind of external condition is faced. It can be concentrated urine or dilute urine. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि किडनीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल भी मेंटेन रख रहे हैं उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, विच इज़ वाई वी कैन से दैट किडनीज़ आर एक्टिंग एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स एज वेल. सो एक्सक्रीशन का काम भी होगा और ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी होगा. So at the end, like always, I've mentioned some important questions that can be asked from the topics and which you should be able to attempt if you've learned the topics. I would highly suggest for you to practice your diagrams as well. And also there are some links down there where you can find interesting animations to help you understand some things better. And I'll see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.